आज हम करेंगे आसन और प्राणायाम। आसनों का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। आपने सुना होगा आसन शब्द का अर्थ। आसन, इसके अलावा, योग के अलावा आपने आसन कहीं और भी सुना है? जैसे हम पहले समय में लोग नीचे बैठ के खाना खाते नीचे बैठ के, तो आपने देखा है कि वो कुछ बिछाया करते थे, तो उसे भी आसन ही कहते हैं। जब आप किसी को सम्मान के तौर पे एक जगह कहते हो आप आसन ग्रहण कीजिए, है ना, वो भी आसन ही है। घोड़े के कंधे को भी आसन ही कहा जाता है। तो आसन तो एक शब्द है मात्र। आसन शब्द का अनेक जगह पे प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आसन शब्द का जो अर्थ है वो है शरीर की एक विशेष स्थिति। शरीर की एक विशेष स्थिति का नाम आसन कहलाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है? आसन की परिभाषा में स्थिर सुखम आसनम, जो महर्षि पतंजलि ने कही थी, उनकी बात का समर्थन किया गया यहाँ पे भी। स्थिर सुखम आसनम, शरीर को बिना हिलाए डुलाए अथवा चित्त में किसी भी प्रकार के हलचल के बिना, शरीर को बिना हिला डुलाए या फिर अपने मन में किसी भी प्रकार की उथल पुथल के बिना लंबे समय तक निश्चल होकर एक ही स्थिति में सुखपूर्वक बैठने को आसन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। उद्देश्य क्या है आसनों का? भाई, आसन करने से सबसे पहली बात तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है ना। शरीर के जितने भी शारीरिक कष्ट है वो दूर होने लगते हैं। शरीर सुंदर और आकर्षित होता है आसनों का अभ्यास करने से। आसनों का अभ्यास करने से क्या होगा? हमारे अंदर से टॉक्सिन्स, जो विजातीय तत्व है, वो बाहर निकलेंगे। आसनों को करने से हमारी मांसपेशियां, जो मसल्स हमारे, वो लचीले होंगे। हमारे जितने भी नस नाड़ियां हैं उन सभी में खिंचाव उत्पन्न होगा, वो ज्यादा क्रियाशील बनी रहेंगी। तो ये सब इसके प्रभाव है, इसके उद्देश्य है आसनों के। आसनों का अभ्यास करने से शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट, मेद दूर होने लगता है। हमारी कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। आसनों का अभ्यास करने से शरीर की कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ज्यादा क्रियाशील रहता है। कुछ जगह पे तो आसनों को आसनेन रुजो हंती शब्द का प्रयोग करके परिभाषित किया गया है। आसनेन रुजो हंती, रोगों का निवारण करने वाला। आसनों को करने से हमारे जितने भी ज्वाइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ जगह पे ये भी कहा गया है कि आसनेन भवे दृढ़म। आप लोग भी पढ़ चुके हो, याद होगा आपको। घेरण संहिता में इसका प्रयोग किया गया, आसनेन भवे दृढ़म। आसनों का अभ्यास करने से शरीर मजबूत होता है। शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं। आसनों का अभ्यास करने से स्पाइन लचीली बनी रहती है, और जितनी स्पाइन लचीली होगी शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। शरीर की जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाता है आसन। रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएगा। अनेक तरह के
रोगों का निवारण करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आसन की, आसनों का अभ्यास करने से ध्यान, आसनों की सिद्धि हो जाने पर ही ध्यान की सिद्धि संभव है। जब तक हम किसी एक जगह पे देर तक बैठने का अभ्यास नहीं कर लेंगे, तब तक हम ध्यान और समाधि में कैसे बैठेंगे। तो आसनों की सिद्धि, यदि लंबे समय तक किसी भी स्थिति में बैठे रहे तो वो सिद्धि कहलाती है। और ये कुंडलिनी जागरण में भी हेल्पफुल होते हैं। फिर कहा गया प्राणायाम के क्या उद्देश्य हैं। ये तो आसनों के हो गए, ऐसे अनेक है, आप अगर थोड़ा चिंतन करोगे तो निकलते चले जाएंगे। प्राणायाम का क्या उद्देश्य है। तो पहली बात, जो हमारे मन है, मन की चंचलता को ये शांत करते हैं। कैसे, आपने वो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। जब जब वायु की गति चलायमान होती है तो मन की गति भी चलायमान हो जाती है। यदि आपको मन की गति को शांत करना है तो आप वायु की गति को शांत करिए। जैसे एक ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली जुड़ी होती है, ट्रॉली की अपनी कोई गति नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर की गति अपनी है। अगर आपको ट्रॉली की गति को धीमे करना है तो ट्रैक्टर की गति को धीमा कर दो, ट्रॉली अपने आप धीमे हो जाएगी। मेरी बात समझ गया आप। एक ट्रैक्टर ट्रॉली का ही संबंध है मन और वायु का। बच्चों में वायु काफी तीव्र होती है, इसलिए बच्चों का मन चंचल होता है। बड़े होने पर हमारी वायु की गति थोड़ी सी शांत हो जाती है, तो मन भी शांत हो जाता है। लेकिन जिस स्थिति में हमारा मन है अभी भी उतना साधना के योग्य नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है कि पहले मन को साधना के योग्य बनाना है, तो मन की चंचलता का नाश करो। फिर कहा गया कैसे करें, तो आप लोग पढ़ चुके हो प्राणायाम के वाले पार्ट में, जब उसमें 1:4:2 प्राणायाम करने की सलाह दी गई थी, है ना। हमने उसका समय कैलकुलेट किया था, तो वो कई घंटे का प्राणायाम था। अनुलोम विलोम ही ले लो आप, नाड़ी शोधन। तो उसको कहा गया, बोले अगर आप धीरे धीरे सांस भरना शुरू करोगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ोगे, उसे होल्ड करोगे, तो आपके मन की गति भी श्वास की गति के साथ साथ नियंत्रित होनी शुरू हो जाएगी और चित्त में चंचलता की बजाय शांति उत्पन्न होगी। सबसे बड़ा प्रभाव इसका ये हुआ। ठीक है। दूसरा, शरीर के रोगों की शक्ति को बढ़ाता है, रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है प्राणायाम। प्राण शक्ति को बढ़ाता है हमारी शरीर की। हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। अनेकों रोगों का नाश करने वाला है। और महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में यहां तक कहा इसके विषय में, तत्क्षेते प्रकाशावर्णम, कि जैसे प्रकाश अंधकार का नाश कर देता है, वैसे हमारे मन के ऊपर पड़े अज्ञानता के आवरणों को दूर करता है प्राणायाम। ठीक है। मन की चंचलता का नाश करते, तो आपने लिख लिया था। अनेकों बीमारियों जैसे सांस से संबंधित रोगों का नाश करता है। विचारों, नकारात्मक विचारों का नाश करता है प्राणायाम। नकारात्मक विचारों का नाश करने वाला है। बाकी जितने लाभ आपने आसनों के लिखे थे, उसमें से आधे लाभ इसके भी है। नर्वस सिस्टम को सक्रिय बनाता है, हमारे स्किन को ओजस्वी बनाता है, हमारी रक्त को शुद्ध करता है हमारे। ये सब इसके उद्देश्य हो जाएंगे। हम जितनी बार इनहेल करते हैं, इनहेल एक्सेल की जो प्रक्रिया है, उसके द्वारा हम अपने लंग्स और रक्त की शुद्धि करते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आसन एंड प्राणायाम। क्या सिद्धांत होने चाहिए आसन और प्राणायाम करने के।
तो पहले आसनों के सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहली बात, हम एक ऐसी जगह का चुनाव करें जो जगह आपके लिए योग्य हो। कैसे योग्य हो? ऊंची नीची ना हो, समतल भूमि हो, स्वच्छ हो, हवादार हो, धूल धुएं और दुर्गंध आदि से रहित हो। ऐसी जगह जहां हवा का संचार भली भांति होता हो और आसन हमेशा खाली पेट ही करने चाहिए। और यदि खाना खाने के बाद भी करें तो कम से कम 4 घंटे का गैप देके ही करने चाहिए, 3 से 4 घंटे का गैप। और खाना, मान लीजिए आपने खाना खाया भी है तो जैसे आजकल क्या हो रहा है, आजकल आप देखते हो कई लोग खाने के बीच में 3-4 घंटे गैप नहीं रखते ना। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि शाम की क्लास कर रहे होते हैं तो वो उससे पहले 1-1.5 घंटा पहले चाय और बिस्किट खा के आते हैं। वो भी तो खाना ही है। तो ऐसी स्थिति में भी नहीं करना चाहिए। और सिद्धांत क्या है? वैसे तो ये माना जाता है कि आसनों का अभ्यास सुबह ही करना चाहिए, प्रातःकाल। प्रातःकाल ही करना सबसे अच्छा माना गया है आसनों का अभ्यास। लेकिन कारण यह है कि सुबह वातावरण शांत होता है, पवित्र होता है। लेकिन यदि सुबह किसी कारण से हम व्यस्त है तो जो शाम का समय है, जो संधि वाला समय है, दिन और रात के बीच जब संधि हो रही होती है, दिन और शाम की, तो वो समय भी बहुत उत्तम माना गया है, सायकाल। और क्या है, आसन, जब आप आसन की प्रैक्टिस करते हो तो पहले आपको बिगनर लेवल के आसनों से ही आसनों को शुरू करना चाहिए। जब आप नए अभ्यासी होते हैं तो आपको शुरुआत हल्के आसनों से करनी चाहिए। धीरे धीरे आप उसे बढ़ाते हुए उसके स्तर को बढ़ाते चले जाएं। आसनों को कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमेशा आसनों को धैर्य के साथ लयबद्ध तरीके से करना चाहिए। जल्दबाजी में झटके देकर आसनों को नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्य और लयबद्ध तरीके से करना चाहिए उसको। आसनों का अभ्यास शुरू करने से पहले अपने शरीर को पूरी तरह से क्रियाशील बना लेना चाहिए, जिसके लिए हम सूक्ष्म व्यायाम का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, आसनों को करते समय ये ध्यान रखें, रोगी के अनुसार ही आसन करे। अपने शरीर की योग्यता को परख के ही अभ्यास करें। ये ना हो कि हम देखा देखी कर डालें, तो उससे हानि होने के चांस बढ़ जाते हैं। कभी भी आसन करते समय मल मूत्र का वेग धारण नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग मतलब होता है कि हमें इच्छा हो रही है मल या मूत्र त्याग की और हम उसे होल्ड करें, ये सोचे कि बस आधा घंटा तो रह गया क्लास खत्म होने का। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग धारण नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों के शरीर में फर्क होता है, तो दोनों को अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार ही आसन करना चाहिए। जैसे स्त्रियों में जब रज धर्म का समय होता है, मासिक धर्म का समय होता है, तो उस समय कठिन आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर पेट पे दबाव डालने वाले आसन, उल्टे होकर किए जाने वाले आसन जिसमें पैर ऊपर की तरफ जाते हो, और उछल कूद करके किए जाने वाले अभ्यास, इनको मुख्य रूप से नहीं करना चाहिए। और पेट पे अधिक दबाव डालकर किए जाने वाले आसन नहीं करने चाहिए।
और इनके अतिरिक्त अन्य सभी आसन, हल्के आसन किए जा सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान जो आसनों का प्रक्रिया है, उन्हें गर्भावस्था के आसनों के अनुसार ही करें। ध्यान में रखें कि इस समय कौन कौन सा आसन किए जाने योग्य है, कौन सा नहीं किए जाने योग्य है। स्थिति के अनुसार ही आसनों करें। किसी तरह की शल्य चिकित्सा हुई हो, कोई सर्जरी हुई हो, तो उस सर्जरी के समय भी ये ध्यान रखें कि सर्जरी के कितने समय के बाद आसनों को नहीं करना। तो कहा जाता है कम से कम 6 महीने तक सर्जरी के बाद आसनों को नहीं करना चाहिए। अब जैसे आजकल मोस्टली फीमेल्स को सी सेक्शन होता है, तो डॉक्टर कहते थे कि भाई आप 3 महीने बाद आसनों को कर लो। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हर किसी शरीर का रिकवरी रेट अलग होता है। कुछ लोगों की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये एक पैमाना नहीं है कि 3 महीने का कोई पैमाना। हाँ, ये है कि हल्के हल्के आसन अपने दिनचर्या में वो शामिल कर सकते हैं, जो पेट पे दबाव ना डालते हो, है ना। 6 महीने के बाद ही वो अपने अभ्यासों को करे तो ज्यादा सुरक्षित है वो। किसी की ब्रेन सर्जरी, ट्यूमर या कोई और बड़ी सर्जरी हुई है पेट की, तो ऐसे अभ्यास हर स्थिति में 6 महीने तक इसका पालन करना चाहिए। ठीक। आसन करते समय हमेशा ध्यान रखें इन्वर्टेड पोस्चर का और इन्वर्ट उसका काउंटर पोज का। मान लीजिए मैं एक बार पीछे झुकता हूं तो मुझे आगे भी झुकना चाहिए। यदि मैंने किसी अभ्यास को एक पैर से किया तो मुझे दूसरे से भी करना चाहिए। जिन आसनों में संतुलन का ध्यान रखें, क्योंकि आसनों का अभ्यास करने से संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। हमारे जो मानसिक संतुलन है उसे व्यवस्थित करता है। आप इस पॉइंट को लिख सकते हो वहां उद्देश्य में आसनों के, कि हमारे मानसिक संतुलन को स्थापित करता है, इम्बैलेंस को बैलेंस करता है आसन। आसनों का अभ्यास करते समय अपने ही दरी या योगा मैट का ही प्रयोग करना चाहिए। ये हमने नोट कर लिया था रोग के अनुसार। मान लीजिए किसी को कमर में दर्द है, किसी को कोई हर्निया है या कुछ और समस्या है, तो उन्हें ध्यान में रख के ही अभ्यास करने चाहिए। और एक लास्ट में है, आसनों को हमेशा योग्य गुरु के निर्देशन में ही करें। अब जैसे आजकल हम इंटरनेट को देख लेते हैं और आसनों को करना शुरू कर देते हैं, तो उससे शरीर को हानि होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लियर? ये आसनों के सिद्धांत हो गए। अब आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम के क्या सिद्धांत होंगे? देखो, पहली बात, वैसे तो काफी सारी बातें इसी में से आती है। प्राणायाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वातावरण। देखो, वातावरण दो तरह का, एक बंद कमरे का वातावरण और एक खुला वातावरण है। तो प्राणायाम को हमेशा खुले वातावरण में करना चाहिए। सबसे पहली बात, प्राणायाम को हमेशा खुले वातावरण में करना चाहिए। अब हम यहाँ बैठे हुए अंदर कमरे के अंदर, यहाँ पे हम प्राणायाम करते हैं, लेकिन ये सच है कि यहाँ पे आप केवल सीखने के उद्देश्य से करिए, अपने प्रैक्टिस के लिए आप खुले वातावरण में करिए। इसलिए हम यहाँ 3-4 मिनट का ही करते हैं एक प्राणायाम। सही मायने में ये प्राणायाम का समय इससे 3 गुना ज्यादा हो सकता है, 3-4 गुना। दूसरी बात, प्राणायाम जहां पे आप कर रहे होते हो उस जगह पे किसी भी तरह की गंध ना हो, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध हो। और आर्टिफिशियल तो बिल्कुल भी ना हो। प्राकृतिक सुगंध अलग चीज है, आर्टिफिशियल अलग बात है।
वहां स्पेस था थोड़ा सा आसनों में, स्पेस हो तो नोट कर लेना आप उसमें, जो सबसे महत्वपूर्ण थी। और एक कमाल की बात, इस भाग दौड़ वाले योग के चक्कर में उसे भूल गए। कहा जाता है कि हर एक आसन करने के बाद आपको विश्राम करना अनिवार्य है। किसी भी विश्रामात्मक स्थिति में आप अगर सीधे लेते हैं तो शवासन में, उल्टे हैं तो बालासन में, अलग अलग स्थितियां विश्राम की अनिवार्य है। आप जब आसन करें तो आसन के बीच बीच में विश्राम अनिवार्य है। किसी कारण से आप बीच में नहीं भी कर पा रहे तो अंत में अनिवार्य है कम से कम 2 से 5 मिनट का विश्राम, जिससे कि शरीर की सारी थकान दूर हो सके। एक और पॉइंट है, आसन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें। मान लीजिए मैंने आसन किए, एक बार को आप तुरंत बाद खा सकते हो, चलेगा, पर नहाना बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी 15 मिनट तक खाना भी नहीं चाहिए, जब तक शरीर का जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल ना हो जाए। ठीक। आज ये प्राणायाम, प्राणायाम वाले मेथड्स पे, प्राणायाम करते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्राणायाम करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्राणायाम को एक काम की तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें जब तक श्रद्धा और मन ऐड ना हो तो प्राणायाम निष्फल हो जाता है। जब तक आपकी इसमें श्रद्धा ना जुड़े, प्राणायाम के प्रति आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास ना जुड़े, तो प्राणायाम निष्फल होता है। प्राणायाम श्वास की प्रक्रिया करते समय विशेष तौर पे एक अनुपात है, उसका ध्यान रखना चाहिए। अनुपात है 1:1:1। 1:1 के रेशियो में, एक जो नए अभ्यासी होते हैं उन्हें 1:1:1 के रेशियो में प्राणायाम करना चाहिए। अब 1:1:1 का मतलब क्या है? मान लीजिए हमें इनहेल में 10 सेकंड लगते हैं, तो हमें 10 सेकंड का होल्ड भी करना चाहिए, और 10 सेकंड हमें एक्सहेल में देने चाहिए। तो इसीलिए समय की गणना करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने मन को वहां रखना होगा। यदि हमने मन को किसी और विचार पे ले गए और हवा लेते रहे छोड़ते रहे तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। दूसरी बात, जब आप पुराने अभ्यासी हो जाते हो तो आप इसे 1:1 के रेशियो में कर सकते हो। जब आप और भी अभ्यासी हो जाते हो तो आप ये अनुपात बदल के 1:2 कर सकते हो। और अभ्यासी होने पर 1:4:2 का अनुपात आप प्रयोग कर सकते हो। 1:4:2। और क्या है इसकी, रोग के अनुसार, मान लीजिए किसी को हार्ट की समस्या है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, तो उन्हें होल्ड करना मना किया गया है। होल्ड करने वाले अभ्यास ना करें, कठिन प्राणायाम ना करें, हल्के प्राणायाम का ही अभ्यास करें। बिल्कुल ऐसे गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान सारे प्राणायाम नहीं कर सकते, तो गर्भावस्था के समय ध्यान रखें। बिल्कुल यही स्थिति मासिक धर्म के समय है। मासिक धर्म के समय जो शीतल प्रकृति के प्राणायाम है उनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब शीतल प्रकृति के प्राणायाम में क्या क्या आते हैं, जैसे शीतली, जैसे शीतकारी, जैसे चंद्र भेदन, इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए।
और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें, प्राणायाम में एक सूत्र आता है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनैः शनैः ना, कि प्राणायाम को कभी भी हल्का समझ के ना करें। प्राणायाम देखो, जैसे हम युक्ति के साथ बड़े बड़े जानवरों को, पशु पक्षियों को अपने वश में कर लेते हैं, चाहे वो सिंह हो, हाथी हो, है ना, गजो व्याघ्र हो, इनको वश में कर लेते हैं पर युक्ति के साथ। लेकिन यदि इनके साथ युक्ति का प्रयोग ना किया जाए तो यही आपकी जान ले सकते हैं। ऐसे ही प्राणायाम को आप हल्का ना समझे, इसे युक्ति पूर्वक ही करें ना, इसको हंसी मजाक समझ के बिल्कुल ना करें। यह हानि, इतनी हानि पहुंचा सकता है कि प्राण तक ले सकता है, या प्राण को हानि पहुंचा सकता है, आपके प्राण शक्ति को आपकी गिरा सकता है। अगर ये बढ़ा भी सकता है तो डाउन भी कर सकता है। इसलिए जो है, प्राण को हल्के में लेकर अभ्यास नहीं करना चाहिए। जैसे कि समाज के अंदर लोगों ने अपने दिमाग के अनुसार जैसे आसन बना डाले ना, हजार तरह के, चलो वो तो आसन है, एक बार को चलेगा। लेकिन प्राणायाम एक साइंस है, जो ऋषि मुनियों ने बड़े खोज के बाद, शोध करने के बाद ही ये बातें बताई। और अब लोगों ने इतना दिमाग है लगाते नहीं, कुछ भी जो मन में आया करा दिया ना, उसको भी हाइब्रिड मोड यूज करने लगे, जो कि शरीर के लिए बहुत गलत है। इससे शरीर को लाभ ना होकर उससे हानि ज्यादा होती है। तो इसलिए प्राणायाम को हमेशा जो शास्त्रोक्त विधि है उसके अनुसार ही करना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट, प्राणायाम विद रेफरेंस टू हठ प्रदीपिका और घृण संहिता। हठ प्रदीपिका में और घृण संहिता में 8 तरह के प्राणायाम की बात की गई है। हठ प्रदीपिका के सूत्र संख्या है 44, अध्याय दूसरा। हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय में सूत्र संख्या है 44। इसमें सूत्र आता है, सूर्य भेदन मुज्जयी, शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी चष्ट कुंभका। 8 कुंभक है इसमें, इसको कुंभक कहा गया है प्राणायाम को। हठ प्रदीपिका में जो प्राणायाम शब्द से कुंभक कह के परिभाषित किया गया है। तो 4 अष्ट कुंभक का 8 कुंभक है। कौन कौन से है? सूर्य भेदन, पहला प्राणायाम है सूर्य भेदन, दूसरा उज्जाई, तीसरा है शीतकारी, चौथा शीतली, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी और मूर्छा व प्लावनी। भ्रामरी, मूर्छा व प्लावनी, ये 8 प्राणायाम कहे गए हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। प्लाविनी, ठीक है। ठीक ऐसे ही घेरण संहिता में भी 8 ही प्राणायामों की बात की गई, उसमें भी कुंभक के नाम से परिभाषित किया गया है प्राणायाम को। घेरण संहिता का जो 5वां अध्याय है, इसका 46 नंबर है, सूत्र संख्या 46। घेरण संहिता में 5वें अध्याय की सूत्र है, सहित सूर्य भेदश्च उज्जयी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभका। कुछ प्राणायाम तो इसमें वही वाले हैं, हठवट दीपिका वाले, कुछ अलग है। कौन कौन से? सहित प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतली, भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली, ये 8 प्राणायाम इसमें कहे गए हैं।
क्लियर। अब देखो, जो हम प्राणायाम के सिद्धांत पढ़ रहे थे ना, वो सूत्र मुझे मिल गया है। हठ प्रदीपिका में सूत्र आता है, सूत्र संख्या है अध्याय दूसरे का 15वां सूत्र। वो था, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनः शनः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हंति साधकम। कहा गया कि जो प्राण है इसे अग्नि कहा गया है, तो अग्नि से जैसे आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, वो जला के भस्म कर देगी, ठीक है ना। उसी प्रकार प्राणायाम को खेल समझकर नहीं करना चाहिए। ये इसमें स्पष्ट किया हठ प्रतिविगा में। जैसे वन में रहने वाले शेर, व्याघ्र, हाथी जैसे बलिष्ठ जंतु को विधि पूर्वक वश में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्राणायाम को भी विधि पूर्वक करना चाहिए। एक पॉइंट और इसमें बहुत अच्छा है, जो प्राणायाम को अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। हर किसी की क्षमता, जैसे हमने आसन में लिखा था ना, अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए आसनों को, वैसे प्राणायाम में भी अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए।